हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 मई को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना था, लेकिन इस एग्ज़ाम के लीक हो जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको 8 मई को जो होने वाला पीसीएस एग्ज़ाम था बिहार का, उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। 99.99 एक्यूरेसी के साथ मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। गाइस, ये जो वीडियो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप यूपी पीसीएस 2022 जो आगामी माह 12 जून को होने वाला है, यदि आप उसमें बैठने वाले हैं, उसमें शामिल होने वाले हैं, तो इस एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो आप देखकर जरूर जाइए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है, एक नज़रिया होता है, वो लगभग सेम होता है। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर आपको दूंगा। 150 यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है, इसका मुख्य संबंध मुकदमे और कार्यवाहियों से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक क्वेश्चन सही है, इसलिए हमें ई ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। पहला तो न्यायिक प्रणाली जो है हमारी, वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है, इसके अलावा नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, इसलिए यहाँ पर हमें ई ऑप्शन चुनना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे पहले लोकायुक्त स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो देखिए, जो एएस आनंद हैं वो 1990 के डिकेड के अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में कार्य कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, ग्रामीण खेल इस विषय को संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। ठीक है, 98 और ये 104। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो देखिए, राज्य में जो विधान परिषद होती है उसके सदस्यों का चुनाव हम स्थानीय निकाय या पंचायत के सदस्यों के द्वारा भी करते हैं, शिक्षकों का भी कर सकते हैं, स्नातक का भी करते हैं, लेकिन उद्योगपतियों का नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें नहीं ही चुनना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें केवल 2 और 3 को सही माना गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, और इसके साथ ही वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, 12th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। इसके अलावा जो अगला है सही, VNI 26 संकेतकों पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो देखिए, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जिस तरह की बैंकों का स्थापना का जो प्रस्ताव लाया गया है वह है कृषि यंत्र बैंक। 13th का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो देखिए, 2019 के दौरान बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 0.574 था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो देखिए 2021 और 22 के दौरान जो राजकोषीय घाटा है बिहार का, वह आपका होने वाला है 22,511 करोड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। देखिए यहाँ पर जो एक से अधिक ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो सभी प्रकार के छात्र हैं वो डिजिटल और कंप्यूटर शिक्षा को प्राप्त करेंगे, इसलिए यहाँ पर ई ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ पर बिहार का जो हिस्सा बताया गया है वह है 4.12%। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इनमें से 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं है, ये हमको बताना है। इनमें से कौन सदस्य नहीं है? तो देखिए जो सुदीप्तो मुंडले हैं ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं, बाकी सभी लोग यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 74%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने प्रतिशत आकलन किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो आकलन है ये है 6.8%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है उसे आर्थिक विकास का सबसे अच्छा इंडिकेटर यानी सूचकांक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2020-21 से 2024-25 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। भारत के वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह NDC का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। और नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये सभी NDC का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 के साथ हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखेंगे सरकारिया आयोग था, इसने गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था। सी रंगराजन समिति का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए किया गया था। पारेख समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और नरसिंघम समिति जो है वह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। इसलिए 24 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। देखिए भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में जो उपरोक्त के सही आरोही क्रम है वो हमको चुनने हैं। आरोही मतलब होता है कम से ज़्यादा, यानी आरोही मतलब छोटे से बड़ा, जो कम है फिर ज़्यादा है फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है 25 का वह है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ये सभी घटनाएं एक ही बरस में हुई हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ईसा 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वह कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन नहीं है। तो 28 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। बाकी JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, JP नारायण।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चित्तरंजन दास। ये 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला देखेंगे 32। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था, या ये किस विभाग, कौन सा विभाग इनके पास था? तो देखिए 32 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 33 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी है इसकी जो स्थापना करी थी वह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अनहैप्पी इंडिया की ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो देखिए अनहैप्पी इंडिया इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो देखिए यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी, इसलिए 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी जो शब्द है ये किस देश में जोड़ा गया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे जो नेताजी शब्द है इसे जोड़ा गया था सबसे पहले जर्मनी में। 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? यहाँ पर बताना है कौन संबंधित है। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शूरसेन, जो चटगांव में शस्त्रागार ढाबे पर ढाबा बोला था ये वहाँ उस घटना से संबंधित है जहाँ पर उन्होंने शस्त्रों की लूट की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो देखिए जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है ये ग्रंथ है आनंद मठ, इसके अंदर सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, इसके लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आप पाएंगे वह होगा 24 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो वी की गति है वह आएगी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दोपहर 12:48। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निरंतर भिन्न, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका 1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? तो देखिए 200 और 600 के बीच जो टोटल संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं उनकी जो संख्या है वह है 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आप पाएंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 17। बिल्कुल 17 से ये संख्या हमेशा पूर्णतः विभाज्य रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर दिया है वो दिया है आपको 256 000 और संख्याओं का जो योग है वो दिया है 1000। तो ये संख्याएं हैं क्या हैं आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब आप पाएंगे कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 628 और 372। 47 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। लॉग √2 का मान कितना है? बेस यहाँ पर हमारा √2 है और जो हमारा ये 32 है यहाँ पर। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने पर आप पाएंगे इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49।
45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की। लेन देन में यदि वह व्यक्ति 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे इसका सही जवाब आएगा 18। ठीक है, तो 24 रुपए में यदि वह 18 नींबू बेचेगा तब उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। ठीक है, कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है इसको पार करेगी। तो देखिए ट्रेन को जो पार करने में टोटल समय लगेगा वह लगेगा 7 सही 1/3 सेकंड। जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है और जिन्होंने बी लगाया है उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। हमें विकल्प यहाँ पर जो गलत है वह छांटना है। देखिए इस प्रश्न का जो गलत विकल्प है वह ऑप्शन नंबर ए ही है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही यहाँ पर गलत विकल्प है, बाकी तीनों विकल्प जो है ना वो सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको फिर से एक बार चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत कथन है इनमें से कोई भी जो कथन है वह गलत नहीं है, या फिर कहें तो उपरोक्त में से एक से अधिक गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 52 है क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53। देखिए 53 क्वेश्चन कहता है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इसमें से आपको जो सही कथन बताना था 53 का बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन, वे एक समान केमिकल प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो 54 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है। जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए पानी मिट्टी से जड़ों में किस प्रक्रिया के द्वारा आता है, ये जो प्रक्रिया है इसे हम परासरण के नाम से जानते हैं। 55 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा परासरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह उसे क्या कहते हैं। प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बैक्टीरिया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों ना सोएं? क्योंकि पेड़ रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। देखिए पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा डैश में भी मदद करता है। तो देखिए 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, भोजन के भंडारण करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो दाता और प्राप्तकर्ता के वंश में भी संगत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका जो सही जवाब है वह है RH फैक्टर। यानी देखिए आधान जिसे कहते हैं ट्रांसफ्यूजन, इसमें रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि इसके RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए, यानी विभक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। पीयूष यानी जिसे हम पिट्यूटरी भी कहते हैं, ये ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। तो ये जो ग्रंथि होती है मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों और तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 62 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनि तरंगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा होता है। तो देखिए जो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह होता है वह होता है AB। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निमोनिया एक संक्रमण है। तो निमोनिया किसका संक्रमण होता है। तो देखिए निमोनिया जो होता है यह मनुष्य के फेफड़ों का संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर डी 64 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। दोमैनी दर्पण किस प्रकार का है ये आपको बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दर्पण एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66।
एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना पंखा के चलने से तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 66 का सबसे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की जो क्रिया है इसके द्वारा हम रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 68, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 68 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि रीजन क्या है? तो देखिए, इसका जो सही रीजन है बिल्कुल वह है उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, यानी उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी है, कमरे का जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो देखिए, जल स्तर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। देखिए, वोल्टमीटर से हम विभवांतर नापते हैं, बिल्कुल सही है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं, सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, ठीक है। ईएमएफ का मापन करते हैं। अगला, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सुमेलित नहीं है, यही हमको छांटना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो देखिए, आप जानते हैं निर्वात में किसी पर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो 73 का जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो वह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या होता है? तो देखिए, इस घटना का जो मेन रीजन होता है वह होता है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या डैश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। 75 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक होता है? तो देखिए, जो सीमेंट होती है उसमें चूना पत्थर भी होता है, जिप्सम भी होता है, परंतु यहाँ पर जो मुख्य घटक है उसके बारे में पूछा है, तो प्रश्न का सही जवाब होगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, द्रव्यमान संख्या में दो एक ही तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। 77 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 78, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? ठीक है, जहाँ पर ठोस, द्रव व गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्राइड पॉइंट बोलते हैं उसको। ये थर्ड जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? तो देखिए, एल्यूमिनियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क और होता है वह होता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो 7 से अधिक किस विलयन का पीएच मान होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे क्षारीय विलयन होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? स्टार्टिंग डेट बतानी है, कब से इसने अपना कार्यकाल शुरू किया था, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, रशिया ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था, जो रशियन मेड एक कोविड वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किया था? तो देखिए, जो बाइडन ने अमेरिका के 46 राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर
83 का ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए 2021 के दौरान जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, इस दौरान कोई भी भारत में मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया था। ई ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो देखिए यूएन में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वह वर्तमान में है और टी.एस. रत्रुमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा जो संख्या है वह महिलाओं की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 1913 में सबसे पहले बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, बिहार से रश्मि कुमारी तक डैश क्या है? देखिए बिहार से जो रश्मि कुमारी हैं वह क्या है आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं या फिर शतरंज खिलाड़ी हैं? तो 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए बिहार सरकार को जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था ये उनके कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, क्या कहता है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपको आरक्षित सीटों की संख्या बतानी है बिहार विधानसभा में एससी के लिए। 90 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 38 सीट्स। ठीक है, और यहाँ पर एस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, तो टोटल इस प्रकार से एससी और एसटी के लिए टोटल सीटें 40 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? देखिए झारखंड का जो निर्माण हुआ है राज्य का वह बिहार से ही झारखंड को अलग काटकर बनाया गया है। तो 92 का जो सही जवाब है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रिमंडल, जो नया मंत्रालय है वह किस पर केंद्रित है, यानी किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो देखिए 93 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, कौशल और उद्यमिता विकास पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो देखिए यहाँ पर 94 का जो सही जवाब है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 6 विभाग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन सबसे जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये देखिए यहाँ पर बांका और मधेपुरा दोनों से इसकी शुरुआत करी गई थी, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन ई ऑप्शन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है यह किसके द्वारा निर्मित है? तो देखिए भारत की जो एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा WHO द्वारा अनुमोदित कोविड वैक्सीन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है 97, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर जो लंबाई है वो हमसे पूछेगी कि इन सभी की लंबाई कितनी है। तो जो 97 है सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9.02 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो देखिए यहाँ भारत में जो रेल बजट है उसको आम बजट में मिलाया गया था 2017 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? क्या है इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य? देखिए इसका जो बिल्कुल मेन उद्देश्य है वह है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया है। 100 को देखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो देखिए जो सेंट्रल विस्टा ये हमारी कैपिटल नेशनल कैपिटल दिल्ली में बनने जा रहा है, और ये जो है ना ये यह हमसे पूछा गया है कि ये किसको
किसको संदर्भित करता है? तो देखिए जो सेंट्रल विस्टा है ये मुख्यतः बनाया जा रहा है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई भी विधायिका नहीं है? देखिए 101 इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख की कोई भी अपनी विधायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFA मेंस प्लेयर फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए संदेश झिंगन ये 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सम्मानित फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये 1 फरवरी 2019 को करी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो देखिए जो ओलंपिक 2021 था इसमें जो भाला फेंक था नीरज चोपड़ा, इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक को जीता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर है 105। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने टोटल पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने जो कुल पदक जीते हैं वह संख्या है 19। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो क्वेश्चन नंबर 106 इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 1 जनवरी 2021 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता संभाली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उस टाइम, इसकी फ़ोटो वायरल काफ़ी हुई थी और इसका जो सही आंसर है मेजर जनरल क्रिस डॉनहू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति करी थी? देखिए फ्रांसीसी कंपनी है एक जिसने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी। ये जो कंपनी का नाम है ये ऑप्शन नंबर बी डसॉल्ट एविएशन जो एक फ्रांसीसी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 108 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है जून 2020 के दौरान गलवान में जो भारतीय और चीनी सैनिक थे इनके बीच नोकझोंक और झड़प हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110। पैगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो देखिए जो पैगासस स्पाईवेयर है ये इजराइल में विकसित किया गया है। 110 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी 1948-49 में, तो इसमें जो वित्त मंत्री बनाए गए थे लियाकत अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113। 1855 में संथाल विद्रोह इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जब 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था तो इसका जो नेतृत्व करने वाले बंधु थे वह थे सिधो और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो देखिए गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण था वह सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 114 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए बोध गया विहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 116। 1913 में घटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करी थी? ये हमको बताना है। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है 117। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का जो गठन है किन्होंने किया था ये हमको बताना है। तो देखिए बिहार समाजवादी पार्टी BSP की स्थापना करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वह थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, जिन्हें JP नारायण के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 118। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो शेरशाह का मकबरा है सर्वप्रथम सासाराम बिहार में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में मिला है? गुजरात में मिला है ये हमको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोथल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। चोल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चोल वंश के जो संस्थापक थे वह थे आपके
विजयालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, प्रथम बौद्ध संगीति, इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसकी जो फर्स्ट बौद्ध संगीति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए जो किरातार्जुनीय पुस्तक है ये भारवी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 122 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 123, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरी की गई थी। देखिए कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन इसके निर्माण के अंत के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो फिर जो कुतुब मीनार है इसका जो पूर्ण है कार्य वह करवाता है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होएगा 123 का, क्योंकि हमसे पूछा भी ये गया है कि किसके द्वारा पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है दक्षिण भारतीय साम्राज्य, इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। क्वेश्चन नंबर 124 का सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो देखिए किस मुगल शासक के समय में ये भारत आया था, सर थॉमस रो। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो आईने अकबरी है इसे लिखने वाले कौन थे। इसका प्रश्न का जो सही जवाब है 126 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अब्दुल कादिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू करी गई। तो देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले आई थी मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो वह थे वीर दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, देखिए 129 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 129 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 130 देखेंगे, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। तो देखिए बहिष्कृत भारत जो जर्नल है ये शुरू किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत भारत इस जर्नल की शुरुआत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो देखिए जो पट्टी सीमा परियोजना है ये जुड़ी है जो दो नदियां हैं जिनको यह जोड़ती है वह है कृष्णा और गोदावरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है, यानी इन दोनों से संबंध रखते हैं। ये जो है बी ऑप्शन में लिखा बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें आपका 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। जैसे एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, दूसरा ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, चौथा जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। जो भूमिगत कोयला है इसका दहन जो होता है ना वो किस राज्य में होता है हमसे बताना है। 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, यानी काफ़ी अधिक मात्रा में अभ्रक पाया जाता है बिहार के किस जिले में। तो गया जिले में काफ़ी ज़्यादा भंडार है अभ्रक के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए सोन और गंगा नदी है, इन दोनों का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो देखिए दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा जो नदियां हैं ये प्रायः निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। तो बिहार का फर्स्ट रामसर स्थल जो था वह था कंबर झील, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो ब्रह्मयोनी जो हिल है ये बिहार के गया जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं ये आपको बताना है। तो बिहार की जो उत्तर पूर्वी इलाका है यहाँ पर सबसे अधिक कृषि जलवायु वाले क्षेत्र उपस्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 139 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, जियोडोसी व विज्ञान जो संबंधित है, जियोडोसी किससे संबंधित है हमें ये बताना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। अब इसका जो बिल्कुल सही जवाब है आप देख सकते हैं, इसे गूगल से भी चेक कर सकते हैं, जियोडोसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए जो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत है ये विकसित किया गया था
ए वेनेगर, अल्फ्रेड वेगेनर इसका इनका फुल नाम है, अल्फ्रेड वेगेनर। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए 141 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस महाद्वीप के किस द्वीप के समानांतर स्थित है। देखिए जो सुंडा ट्रेंच है, जिसे हम खाई भी कहते हैं, गर्त भी कहते हैं, ये किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जावा की बिल्कुल समांतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, एक प्रभावी कॉरियोलिस बल किस कारण होता है। तो देखिए जो प्रभावी कॉरियोलिस बल होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है, बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, किसके द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। यार कई कंट्री हैं जिनकी मतलब मृत सागर के साथ भूमि सीमा है, तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया जिनकी नहीं है वो बतानी है। 144 का करेक्ट है जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, लेबनान की, जिसकी कैपिटल क्या है, बैरूत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, एल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है जिसका खनिज क्या है। तो एल्मेनाइट ये इसका खनिज क्या होता है, यानी ये किसी का क्या है, और है, तो हमको बताना है। 145 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम का ये क्या है, और है, अयस्क है। अगला क्वेश्चन है 146, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से क्या करना है, तुलना करना है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 146 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपके सही है केवल 1 और 2 पॉइंट। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्ष भर निर्भर हैं। अगला ऑप्शन इसका सही है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। क्वेश्चन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 146 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 147 का ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, या फिर उपयुक्त में एक से अधिक। अब एक से अधिक तो यहाँ पर नहीं रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनको कहते हैं पैडी प्लेन। क्वेश्चन नंबर 148 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो यहाँ में मीठे पानी की झील है वह बताना है। सही जवाब यहाँ पर तो 2 हो जाएंगे। देखिए एक हमारी क्या है, वुलर है, और यह लोकटक है, ये सब मीठे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 148 का ई ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सैटर्न, जो हमारा शनि है इसका जो घनत्व है सबसे कम है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पीसीएस एग्जाम का, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है ये बताइए। ये वेस्टर्न जो हमारा सिंहभूम है उसमें स्थित है, चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या होती है। तो इसका सही आंसर है लौह अयस्क खनन, यहाँ पर सबसे अधिक लौह अयस्कों का खनन किया जाता है। 150 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। गाइज यहाँ पर मैंने टोटल 1 से लेकर 150 क्वेश्चंस के जो आपको आंसर हैं वो सभी आपको बता दिए हैं। आई थिंक इसमें 99.99 एक्यूरेसी के साथ मैंने सभी आंसर प्रोवाइड किए हैं। फिर भी यदि कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो आप उसको वीडियो के जो कमेंट्स हैं वहाँ पर लिख दीजिए, कौन सी प्रॉब्लम है आपको, कौन सा क्वेश्चन में कहाँ गलती है, आप सब कुछ वहाँ पर बता सकते हैं। गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अगले माह यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उस एग्ज़ाम के लिए ये जो आप एनालिसिस है दिख कर जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। Thanks for watching us.